हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपको चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं, साथ में यहाँ पर करंट अफेयर हो गई, स्टैटिक जीके हो गई। और आज की इस वीडियो में आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, यानी कि ये विविध आपकी प्रश्न है और विविध प्रश्न 100 हमने लिया है। और याद रखिए, आपके सिलेबस में विविध प्रश्नों से 10 नंबर पूछे जाएंगे। अगर आपका पेपर 4 शिफ्ट में होगा तो यकीन मानिएगा कि आपको 40 नंबर लगभग यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। 2021, 2022, 2023 की जो परीक्षाएं हुई हैं, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपके फंसे हैं और ये भी आपका बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर पेपर को सॉल्व करेंगे और कम समय में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, यकीन मानिएगा कि आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आप लोग जो बेसिक की क्लासें या सिलेबस की जो हमने क्लासें जो दिया है वो प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन है? ये समझ लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे जीएस में वो आपको यहीं से आपको मिलने वाले हैं। जितनी हमारी ये क्रैश कोर्स में हर एक टॉपिक आपका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कौन सा? हिमा दास है। कौन है? हिमा दास आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है? नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, विद्या देवी भंडारी। क्या हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी। यहाँ पर जो आंसर है वो जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपके 3 में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी? चलिए 3 का ऑप्शन देना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी। 3 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपकी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो आपकी चढ़ी थी याद रखिए कब, तो आप कहेंगे सर 1984 में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल किया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री आपकी कौन थी? चलिए 4 का ऑप्शन देना है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन थी। 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? 3 का नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखिएगा ये है आपका माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और कहां पर है? आपकी असम में है। और असम की बात करते हैं तो कौन सी नदी? तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका ये है आपका नदी के बीच में जो आपका द्वीप है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है यहाँ पर याद रखिए ये है आपका भारत है। पिछली बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो ये कहेंगे सर एंजल फॉल्स है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। आपका जवाब हो जाएगा वेनेजुला एंजल प्रपात। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है और आपसे कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है और इसका नाम है सहारा, जिसका ऑप्शन बी आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपके उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। और ये जो शब्द है वो अरबी शब्द से लिया गया है, जो आपका सहारा शब्द आपका है, इसका मतलब होता है मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपका 9 है और आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है वो आपकी कौन सी है? तो ये आपकी लेह मनाली मार्ग, जो कि आपके भारत में है, भारत के लद्दाख में स्थित है। आपके उर्मिलिंग जो दर्रा पड़ता है वहां पर आपका है, तो लेह मनाली मार्ग है, जो कि आपका ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 10 नंबर में कि विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? 10 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर देख सकते हैं विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश इनमें से जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा जो आपका सीमा बनाता है वो आपका कौन बनाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। 10 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? चलिए जवाब यहाँ पर देखिए आ रहे हैं, काफी लोग बी दे रहे हैं, जो कि जवाब आपका सही है। बी आपका जो चीन है वो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। और देखा जाए तो लगभग 14 देशों की है ना, लगभग कहीं 13 मिले, कहीं 14 देशों से आपकी सीमा मिलती है। मंगोलिया से अगर आप देखेंगे, मंगोलिया है ना, रूस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने तान हो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। इसी के साथ भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, उत्तर कोरिया, ये आपके शामिल हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका भी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम जनघनत्व वाला देश इनमें से कौन है? देखो न्यूनतम जनघनत्व दिया है और न्यूनतम जनघनत्व जो आपका है वो आपका ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड जो आपका है वो न्यूनतम जनघनत्व है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है?
उलान बटोर जो आपकी है वो मंगोलिया की है। कहाँ की है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, याद रखिए। और मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर भी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उलान बटोर शब्द है, स्थानीय भाषा में इसको खोत भी कहा जाता है। खोत, खोत मतलब होता है शहर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं तो हंगरी की जो मुद्रा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी फोरिंट। क्या होती है? फोरिंट होती है, फोरिन मुद्रा होती है। और ये आपकी 1946 में, याद रखिएगा, ये आपकी शुरू की गई थी। आपका जो आंसर है आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी पूछा है और इजराइल की राजधानी हो जाएगा जेरूसलम, है ना। जेरूसलम जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और ये आपके 1980 से कह सकते हैं इजराइल ने जेरूसलम कानून को मूल रूप से पारित किया था। तो यहाँ पर देखा जाए ये पूर्ण रूप से और एक ही तरह से राजधानी घोषित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी? चलिए, ओमान की राजधानी, तो ओमान की राजधानी आपने पढ़ा होगा बहुत बार, ओमान की राजधानी मस्कट है ना। ओमान जो आपका है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ओमान सबसे बड़ा शहर जो आपका यहाँ का है ना। तो आप कहेंगे इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देश दिया है और आपकी मुद्रा दी गई है। जापान की राजधानी, जापान देश की मुद्रा एन है। कंबोडिया की राजधानी वान दिया गया है, जो कि थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा कि डाउट है। 16 नंबर में कंबोडिया की राजधानी जो आपकी है वो आपकी नोम है ना। नोम करके आपने पढ़ा होगा, नोम पेन करके, नोम पेन ऐसे नोम पे है ये है, इसलिए कंबोडिया की राजधानी आपका गलत हो जाएगा। कंबोडिया की बात करते हैं तो एक ओंकारवाड़ का मंदिर जो आपका है वो यहीं पर आपका है, तो ये आपका भी गलत हो गया। मंगोलिया की राजधानी देखो तुगरिक दी गई है और वहीं पर आपसे अगला दिया गया है। श्रीलंका की राजधानी सॉरी मुद्रा आपसे पूछा है ना। मंगोलिया की मुद्रा जो आपकी तुगरिक है, तो मुद्रा पूछा गया है। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो आपकी रुपया हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन आपका बन गया बी नंबर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि लेबनान की राजधानी क्या है? बताइए फटाफट। लेबनान की राजधानी बेरूत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब हो जाएगा। लेबनान है ना जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो मुख्य बंदरगाह भी है और सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कीनिया की मुद्रा क्या है? चलिए, हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें। कीनिया की जो मुद्रा है वो आपकी है क्या? 18 नंबर दिया है और कीनिया की मुद्रा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिंग, है ना। केनिया सिलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे बोलते हैं केनियाई सिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 और आपसे कह रहा है कि सर दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताना है। रैंड, है ना। रैंड जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, रैंड हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में झुकी हुई मीनार स्थित है? 20 नंबर दिया है और 20 नंबर की बात करते हैं तो भैया इटली के पीसा में है। इटली के पीसा शहर में ये स्थित है। एक स्वतंत्र घंटा घर होता है, इसे बोलेंगे घंटा घर है, याद रखेगा कि इटली के पीसा में स्थित एक स्वतंत्र घंटा घर है ना, जो कि अपने झुकाव के लिए जाना जाता है, याद रखेगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है और 21 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है वेटिकन सिटी को किस नाम से जाना जाता है? बताना है कि वेटिकन सिटी को किस नाम से जानते हैं। तो वेटिकन सिटी को हम लोग याद रखिएगा पोप की नगरी के नाम से जानते हैं। किस नगरी से जानते हैं? तो पोप की नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित आपका है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अच्छा, देखा जाए तो ये सबसे छोटा और स्वतंत्र देश भी है। इटली के रोम शहर के अंदर स्थित है। वेटिकन सिटी की राजभाषा लातिनी है, ठीक है। ये कई कई चीजें यहाँ पर आपकी हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 22 नंबर और आपसे कह रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का स्मारक है? सभी को पता होगा, यहाँ पर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपके यूएसए का है ना। अमेरिका का ये राष्ट्रीय स्मारक है, या न्यूयॉर्क शहर के लिबर्टी आइसलैंड पर आपका स्थित है। और अमेरिकी जो आपकी क्रांति उसके दौरान फ्रांस और अमेरिका के बीच गठबंधन को याद करने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को यह दिया था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे 23 नंबर है और आपसे कह रहा है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चलिए, चीनी का जो कटोरा कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उद्योग है, दोस्तों याद रखिएगा। और देखा जाए तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक भी आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सफेद हाथियों की भूमि की संज्ञा किसे दी जाती है? बिल्कुल इस सेशन से जुड़ जाइएगा, है ना। सेशन को लाइक भी करिएगा। और जितने भी हम आपको ये पार्ट इस प्रकार के दे दें टॉपिक वाइज में, जो भी आपकी चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यहाँ पर आपके विविध क्वेश्चन आपके हैं। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो यकीनन है कि आप जीके में अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब ये समझिए कि आपके लेवल के ही हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आप पेपर उठाइएगा, इसके बाद देखिएगा 2-3 सालों में, ऐसा नहीं कि पिछले साल आया तो सब क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। हमको यहाँ पर 2-3 साल के जो पेपर होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सफेद हाथियों की भूमि की संज्ञा किसे दी जाती है? बी नंबर बिल्कुल सही है, थाईलैंड, जिसको ऑप्शन आ रहा है। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर थाईलैंड का है ना सफेद हो गया है। और कहीं ना कहीं अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और 25 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? ए नंबर भूटान। भूटान को वज्र की भूमि, है ना, वज्र की भूमि या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा कि हिमालय से घाटी के माध्यम से बहने वाली जो अत्यधिक और बड़े तूफानों के कारण भूटान को वज्र की भूमि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 26 नंबर और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है। चलिए, यूरोप का जो रोगी कहते हैं वो कहते हैं किसे, तो तुर्की को कहते हैं। तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहे हैं 27 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। चलिए 27 नंबर बताइएगा, पावर्स ऑफ माइंड जो लिखा है वो किसने लिखा है। ये लिखा है आपके स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, यहाँ पर 28 नंबर दिया है और 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर अबुल कलाम। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपका जीवन परिचय वाली एक प्लेलिस्ट होगा। जीवन परिचय में हमने आपको ये चीज पढ़ाया भी है। आपके कह सकते हैं अब्दुल कलाम आजाद, है ना, इनका जीवन परिचय है। वहां पर ये पुस्तक भी आपने पढ़ा होगा, विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अब्दुल कलाम की है, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, इनकी ये क्या है, आत्मकथा है। और यह किताब 1999 में प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने देखा जाए तो अरुण तिवारी के साथ मिलकर बनाया था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा महात्मा गांधी, है ना, याद रखिए। हिंद स्वराज जो लिखा है वो महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। ये आपकी 1909 में लिखी गई थी। और देखा जाए तो आपकी कौन सी भाषा में है, क्वेश्चन बनता है कि हिंद स्वराज किस भाषा में है, तो आप कहेंगे सर गुजराती भाषा में है। किस भाषा में है, गुजराती भाषा में लिखा गया है। और ये पुस्तक देखा जाए तो जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी के जहाज में लिखा था, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 30 और आपसे कह रहा है कि 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। 30 नंबर दिया है और 30 का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर वास्को डी गामा, है ना। सन कब की बात है, तो 1498 ईस्वी की बात है। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली खोज करता है और समुद्री मार्ग के माध्यम से ये भारत आ पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और केरल के कोझिकोड, है ना, कालीकट में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 31 नंबर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए 31 को ऑप्शन देना है और 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबेल। बिल्कुल सही है कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। और डायनामाइट का आविष्कार जो आपका हुआ था वो आपकी 1866 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार यहाँ पर किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है 32 नंबर और आपसे कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। देखिए 32 नंबर है और 32 का ऑप्शन याद रखिएगा, ये आपका दिया गया है सी नंबर खेल के क्षेत्र में। यहाँ पर जो दिया गया है आपका 32 नंबर और 32 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बाकी आपको मालूम है कि जो आपका होता है साहित्य, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, शरीर विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसमें नहीं दिया जाता है। बाकी और भी आपके पॉइंट हैं, कभी कभी खेल की जगह और भी ऑप्शन रख सकता है, जैसे संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है ना। इनको भी आपको याद रख लेना। 6 क्षेत्र में आपके मुख्य रूप से यहाँ पर होता है। और पहली बार जो आपकी शुरुआत हुई थी वो आपकी 1901 में आपकी इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा। मतलब देखा जाए तो अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उसी के तहत, है ना, ये शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। चलिए बताना है कि सर एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे कहा जाता है। 33 का ऑप्शन देना है। तो ये है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्या हो जाएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनके सम्मान में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर और आपसे कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार इनमें से कौन सा है। चलिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो आपका है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर है और 34 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपका देखो अरुंधति पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार है। वैसे देखा जाए तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का अगर पूछ लेता भारत का तो हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार लगाते, लेकिन यहाँ पर भारत तो लगाया नहीं है। और जब भारत नहीं लगाया है तो क्या ऑप्शन होगा। चलिए तो देखिए जब भारत नहीं लगाया है तो ऐसी स्थिति में आपको लगाना है मैन बुकर पुरस्कार। कौन सा है, मैन बुकर पुरस्कार। आपका जो आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 35 नंबर है और आपसे कह रहा है कि प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। चलिए 35 नंबर है और 35 का ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा 1929 में। कब की गई थी कि 1929 में की गई थी। अमेरिका की जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका जो डी है आपका 1929 आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 और आपसे कह रहा है कि इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। 36 नंबर दिया और 36 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर वी.एस. नायपाल। आपने सुना भी होगा इनका नाम। यहाँ पर जो आंसर ये है वी.एस. नायपाल आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है।
चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। भारत रत्न जो आपका दिया गया था, इनमें से सबसे पहले दिया गया था क्या भाई? इनमें से एस राधा कृष्ण वाला ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपने राजगोपालाचारी ये सब चीज आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए श्री राजगोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और आपके सीवी रमन थे। हमें इनमें देखिए ऑप्शन साफ साफ दिया है, ऑप्शन सी नंबर है राधाकृष्णन, आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है कि नई दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1959 में की गई थी। 15 सितंबर 1959 को यहाँ पर शुरुआत हुई थी, मतलब स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 39 है कि भारत में प्रथम महिला डाकघर की स्थापना कहाँ की गई थी? 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी नई दिल्ली में। शास्त्री भवन नई दिल्ली में देश का पहला पूर्ण महिला डाकघर है, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि बताया शास्त्री भवन में आपका है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 40 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? 40 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा गणेश सुभाष मावलंकर, है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। और आपका जो आंसर आ गया है सबका सही है, बी नंबर। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है 41 नंबर में कि प्रथम भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी, मिस यूनिवर्स जो बनी थी वो आपकी सुष्मिता सेन बनी थी। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी। उन्होंने 1994 में यह खिताब अपने नाम किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? 42 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर देखा जाए सी नंबर, जिसका आ रहा है कि आशा पूर्णा देवी, है ना। याद रखिए ये बंगाली उपन्यासकार हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये आपकी पहली महिला थी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 43 और आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन थी? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके इनमें से कौन बनेगा? 43 नंबर में दोस्तों ये थी आपकी कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर आपका सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री जो आपकी थी, है ना, जो कि आपकी कल्पना चावला थी। ऑप्शन ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 44 नंबर में कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए 44 नंबर में तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आपको बताना है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति आपकी कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 और आपसे कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 45 दीजिएगा और कह रहा है कि सर लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? 45 नंबर है और 45 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये आपकी कवारत्ती हो जाएगा। कवारत्ती ये लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है जो कि ये बसा हुआ है ना, और उसका नाम भी कवारत्ती के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 46 नंबर और 46 का ऑप्शन बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और कहां पर है? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं वुलर झील है और आपकी जम्मू कश्मीर में है ना। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, ये आपके जो कि जम्मू कश्मीर में आपकी है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो आपका सी है गुजरात है। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। कितनी? तो आप कहेंगे सर 1600 किलोमीटर यहाँ पर तटरेखा आपकी है भारत में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 48 नंबर और आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? चलिए 48 नंबर में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर पूछा गया। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर यहाँ पर जो आपका है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि आपकी पूरी अर्थात उड़ीसा में आपका है। 13वीं शताब्दी ईस्वी में ये सूर्य मंदिर आपका बनवाया गया था। क्लियर है? पूरी जिला में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 49 नंबर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो आपका है कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी शिमला में। कहाँ पर है आपके? ये शिमला, जिसको ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो आपका है तो ये आपको यूपी जीके में पढ़ाया गया था कि आपके कानपुर में स्थित है। 1983 में कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारतीय दलहन अनुसंधान आपका है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 51 है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर देख सकते हैं स्थापना दिया, और जब स्थापना दिया है तो थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। यहाँ पर देखिए स्थापना की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, शिव प्रसाद गुप्ता। क्या हो जाएंगे? शिव प्रसाद गुप्ता इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिव प्रसाद गुप्ता इसका आंसर राइट हो जाएगा। कभी कभी भगवान दास भी मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 52 नंबर है और आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ये विविध वाले क्वेश्चन है, समझिएगा। इसको जितनी बार आप पढ़ लेंगे उतना बेस्ट होगा। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं वो आपकी किसको जानते हैं? तो ये है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, और देखा जाए तो ये गांधी जी के बड़े करीबी सहयोगी थे। और यहाँ पर खुदाई खिदमतगार नाम का संगठन भी यहाँ पर बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों इनका एक उपनाम भी आपका रहता है, इन्हें कई लोग इन्हें बच्चा खान के नाम से जानते हैं, बादशाह खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? चलिए 53 का ऑप्शन देना है। सफेद शहर जो आपका है वो है आपका उदयपुर है, ठीक है। राजस्थान का जो उदयपुर है इसे सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने यहाँ के महलों को सफेद संगमरमर से तराशा था।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपके पैलेस भी है ना, जग मंदिर है, कई चीजें आपकी हैं। उदयपुर में और भी आपकी खास चीजें, जैसे आपका झीलों का शहर भी इसमें कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। उदयपुर की स्थापना में अगर देखा जाए सहयोग किसका था, तो आपके महाराणा उदय सिंह थे, जो कि आपके 1558 के समय की आपकी बात है, ठीक है। और उदयपुर था, तो उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी। ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपके 54 नंबर है और आपसे कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए 54 को ऑप्शन देना है कालिदास। चलिए लगा दीजिएगा ऑप्शन सी नंबर कालिदास। अगले क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और आपसे कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी। इसी प्रकार से सब कुछ हम आपको कवर करा देंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। देख सकते हैं वंदे मातरम जो पत्रिका है इसकी स्थापना किसने किया था, 55 नंबर है। और 55 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरविंद घोष इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए यहाँ पर देखिए वंदे मातरम पत्रिका है और यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कई लोगों ने सहयोग भी दिया है, इसमें कई लोगों ने यहाँ पर सहयोग भी दिया है, जैसे कि जो बिपिन चंद्र पाल थे, है ना, उन्होंने भी साप्ताहिक समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी भाषा के लिए किया था, तो कहीं ना कहीं इसमें सहयोग भी दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और आपसे कह रहा है कि बीजक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए यहाँ पर बताना है बीजक के जो आपके हैं कौन है बीजक के। बीजक का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, आपका जो आंसर है 56 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी नंबर कबीर हो जाएगा, साथ ही सबद रमैनी, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, कह रहा है कि अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। उससे पहले अगर कासगंज आप आ जाता है कस्बा तो आप लगा सकते हैं बी नंबर, कासगंज आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब ये जो यह गांव आज कासगंज जिले में आपका स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न होता है ना, भारत रत्न आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और 1954 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है और आपसे कह रहा है कि सर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम विजेता कौन थे। 59 का ऑप्शन देना है, 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ये आपके सीवी रमन हो जाएंगे, है ना, इनमें से जो ऑप्शन है भारत रत्न सीवी रमन आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। बाकी इसके पहले आपने पढ़ा कि सी राजगोपालाचारी, है ना, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको भी ध्यान देते हुए आपको चलना है, क्योंकि 3 लोगों को दिया गया था 54 में। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब 60 नंबर आपके सामने आ गया है और जब ऐसे स्थिति दिया गया है तो ऐसी स्थिति देखो चक्रवर्ती गोपालाचारी है ना, देखिए उपयुक्त में से सभी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कह रहा है कि कितने लोगों को दिया गया था इसमें से। अब एक क्वेश्चन में ये भी उपयुक्त सभी दे दिया है, बाकी देखो चक्रवर्ती गोपालाचारी है ना, तो यहाँ पर आंसर आपको डी नंबर लगा देना है। 1954 में यहाँ पर सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 61 पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से किसे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। 61 नंबर आपका दिया गया है, तो मरणोपरांत किसको नहीं दिया गया है। देखो भूपेन हजारिका है, एमजी रामचंद्र है, विनोबा भावे हैं, मोरारजी देसाई, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है मोरारजी देसाई आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है और आपसे कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मन स्मृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है, स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। 62 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, किससे है, तो आपकी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 63 नंबर और आपसे कह रहा है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो संबंधित है किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ये आपका पुरस्कार है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है और आपसे कह रहा है गोकुल पुरस्कार संबंधित है किससे। चलिए जवाब देना है, पानी भी पी लेते हैं। चलिए बताइएगा गोकुल पुरस्कार जो संबंध है वो किससे है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है आपका बी नंबर, वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। 65 नंबर दिया है और 65 का ऑप्शन में जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आपका याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सभी लोग को पता होगा कि सर यहाँ पर जो आपके राष्ट्रपति है ना, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सर्वोच्च कमांड इन चीफ जिसे कहते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर 67 नंबर में, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 67 का ऑप्शन मत करते हैं तो आपका इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली, है ना, क्या हो जाएगा नई दिल्ली। और देखा जाए तो इसकी जो स्थापना है वो 1895 में किया गया था और भारत की जो भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना माना भी जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और आपसे कह रहा है वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। 68 का ऑप्शन दीजिएगा, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपकी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
69 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, है ना। और इस दिन मनाने का मकसद है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना, ठीक है, उसको याद दिलाना। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और आपसे कह रहा है कि वायुसेना का सर्वोच्च पद क्या है। वायुसेना का सर्वोच्च पद आपका होता है कमांडर। क्या होता है? कमांडर होता है। कमांडर यहाँ पर बोलेंगे वायुसेना में सर्वोच्च पद जो आपका है कमांडर दिया गया है। और कमांडर है, अगर हम आपसे बात करें, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, है ना। जो एयर चीफ मार्शल है, होता क्या है भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। अगर आपको पूरा पूरा शब्द मिलता है कि मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अगर आपको मिलता है तो आप इसी को आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो पद होता है वो आपके एयर चीफ मार्शल से ऊपर होता है, ठीक है ना। ये जो आपका पद होता है जो हमने बताया आपका जो कह सकते हैं कमांडर है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये आपका उच्च में होता है। उसके बाद आपका ये होता है एयर चीफ। कुल मिला के कह सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल से ऊपर जो है पद होता है वो होता है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, ये कह सकते हैं जो कमांडर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर में और आपसे कह रहा है कि जल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। 71 नंबर है, 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एडमिरल। क्या हो जाएगा? एडमिरल। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर दिया गया है, जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो राइट इनमें से हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 72 नंबर में कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपकी हैदराबाद में, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। क्वेश्चन आपका 73 है और आपसे कह रहा है नेशनल डिफेंस अकेडमी अर्थात एनडीए कहाँ संस्थान जो आपका है कहाँ पर है। 73 नंबर में दोस्तों ये खड़गवाला में, कहाँ पर है तो आपके खड़गवाला है, महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास ये खड़गवाला पड़ता है। तो खड़ग जो आप कहते हैं खड़गवासला जो आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज संस्थान कहाँ स्थित है। 74 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपकी कोयम्बटूर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कोयम्बटूर आपका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 75 नंबर है कि असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। असम राइफल्स की स्थापना हुई थी 1835 में। कब हुई थी? 1835 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर सबसे पुरानी ये अर्धसैनिक बल आपकी है। इस वो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो आपका है वो असम राइफल है और इसका मुख्यालय शिलांग में है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है और आपसे कह रहा है कि पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है। 76 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये आपका है आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा हो जाएगा। पैरा शूटर ट्रेनिंग तो नहीं है भैया, पैरा शूटर ट्रेनिंग आपका हो आगरा। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है और आपसे कह रहा है रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिव पार्टी किस देश के प्रसिद्ध राजनीतिक दल हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिव पार्टी 77 दिया गया है। और अभी आपके जो चुनाव हुए थे अमेरिका में, है ना, तो दो आपके राजनीतिक दल थे, उनमें से आपने नाम सुना होगा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिव डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 और आपसे कह रहा है वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, 78 नंबर देना है दोस्तों। ये आपका कहाँ का है? बांग्लादेश का हो जाएगा, है ना। वाटर लिली जो आपका है बांग्लादेश हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बाकी ये देखा जाए ये जो आपका वाटर लिली है ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका राष्ट्रीय फूल आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 79 नंबर में कि मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। 79 का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपकी कनाडा का है। कहाँ का है? मेपल का जो पत्ता होता है ये राष्ट्रीय प्रतीक है आपकी कनाडा का, है ना। यहाँ पर उसके कनाडा के लोगों को ये सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है और आपसे कह रहा है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इसे बोलते हैं समोच्च रेखा। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा इसको कहा जाता है, समोच्च रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका है अशोक स्तंभ है, याद रखिए अशोक स्तंभ आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है 82 नंबर है और आपसे कह रहा है डूरंड रेखा भारत तथा किस देश के मध्य अवस्थित है। डूरंड रेखा है आपके देखा जाए तो आपके भारत तथा किस देश के साथ आपका है। चलिए अब ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। वैसे आपको मालूम है कि ये डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन ऐसा अगर आपका है तो आप तो अफगानिस्तान ही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बाकी अपडेटेड क्वेश्चन होता तो ये दिया ही नहीं होता, फिर सीधा पाकिस्तान अफगानिस्तान होता। क्वेश्चन आपका 53 है रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के साथ है। रेड क्लिफ जो होती है वो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है। चलिए बताना है कांग्रेस जो आपकी है किस देश की संसद का नाम है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 85 में कि भारत सरकार की किसी भी विशेष विषय पर रिपोर्ट को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट पेपर होता है। क्या होता है? व्हाइट पेपर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 86 में और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। मजलिस किस देश की संसद का नाम है। 86 का ऑप्शन है और मजलिस जो आपकी है वो कहाँ की? ईरान की संसद का नाम है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे ईरानी संसद, ईरानी मजलिस या आईसीए भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला है 87 नंबर में कि येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है। 87 को ऑप्शन देना है और 87 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आपकी फ्रांस की है। फ्रांस सरकार का प्रमुख ये सरकारी दस्तावेज है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 और आपसे कह रहा है
प्रसिद्ध व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक निवास स्थल है? व्हाइट हाउस आपने पढ़ा होगा यूएसए, है ना। जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यूएसए अर्थात वाशिंगटन डीसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 89 नंबर और आपसे कह रहा है यहाँ पर 89 में कि सावाक निम्नलिखित में से किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? सावाक निम्नलिखित में से किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? 89 दिया गया है और 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी ईरान की है। कहाँ की है? ईरान जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, आपका जवाब सी हो जाएगा कि जो आपकी सावाक है वो आपकी ईरान की, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 90 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 90 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर दे सकते हैं, ये जो आपका बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लगभग 4000 है ना 96 ऐसे किलोमीटर लगभग आपका होगा। तो आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके 91 है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? 91 का ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 9 जनवरी जो ऑप्शन है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसलिए हर साल देखा जाए तो आपके 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जो बिल्कुल आईएमपी है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 92 का ऑप्शन देना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? तो आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे 93 कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को हर साल मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये आपका भारत और जो इजराइल है ना, अर्थात यूएस और आपका यूएसए जो आपका दिया गया भारत इजराइल, और आपका यूएई और यूएस, ये जो आपका यूएस जो आपका है, यहाँ पर आंसर आपका 94 में जो आपका दिया है वो ए नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत इजराइल, यूए और आपका यूएसए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 95 में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 95 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा बी नंबर, आपके 21 जून को मनाते हैं। 21 जून आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? चलिए जवाब आ गया है 96 नंबर में, और 96 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए 96 का ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 26 जुलाई को। कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को हर साल मनाया जाने वाला एक कारगिल दिवस है, जो 1999 के कारगिल युद्ध में जो पाकिस्तान पर भारत की जीत है उसकी याद दिलाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, और यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि सर 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व विरासत दिवस लगा दीजिएगा। 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाएगा। 29 जुलाई को जो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, और 5 दिसंबर को मनाते हैं यहाँ पर विश्व मिट्टी दिवस होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाते हैं, जो ऑप्शन आपका बी दिया है, ये जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 99 में, और आपसे कह रहा है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपके कौन थे? चलिए भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपके कौन थे 99 में? विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, विनोबा भावे आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और उन्होंने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से इस आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 100 नंबर, और आपसे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा गया है। चलिए जवाब यहाँ पर देखिए सबके आ गए हैं, और आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आपका आंसर स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अच्छा ये बताना है स्वामी विवेकानंद जो थे वो किसके प्रमुख शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु का नाम आपसे पूछा गया है। इनके गुरु का नाम आपको बताना है कि इनके गुरु का नाम क्या था। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इनके गुरु का नाम क्या था। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, धन्यवाद।